हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजानंद अग्रवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक के लिए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए। अगर प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है तो अपवर्तनांक आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में वो वीडियो डाल दूंगा, तो वो उस पर क्लिक करके वो देखना ज़रूर। बढ़ते हैं आज के प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, अभी तक दोस्तों हमने क्या पढ़ा है। जैसे सपोज ये क्या है, दर्पण है। दर्पण यानी कांच हो गया, जिसके अंदर हम अपना घर पे जो समतल दर्पण होता है उस हिसाब से ये दर्पण है। ये इस पे एक दर्पण पे समतल ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो दर्पण क्या करता है, उस प्रकाश किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। या किरण जो होगी वो टकराएगी इस दर्पण पे और परावर्तित हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है दोस्तों, ये ग्लास है। ग्लास यानी पारदर्शी ये ग्लास है, शीशा है। ठीक है, ये इसका अभिलंब है। इधर से कोई किरण आई तो ये किरण जो है वो इस गिलास के अंदर आएगी। तो हमने अपवर्तनांक देखी दोस्तों। अब अपवर्तनांक काम आएगा कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो उसके मार्ग में थोड़ा विचलन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन। तो दो केस हो गए, एक रिफ्लेक्शन हो गया, एक रिफ्रैक्शन हो गया। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। ये काली स्क्रीन दिख रही है, अगर कोई भी काला तभी दिखाई देता जब वो लाइट का क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो लाइट आई और इसने क्या कर लिया, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। आज हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो बिल्कुल डिटेल में अगर ये आपको चित्र जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल आएगी दोस्तों। तो ये है एक ग्लास, ये हो गया अभिलंब। इस गिलास के बाहर क्या है, एयर है और उसका अपवर्तनांक क्या हो गया, μ1। अपवर्तनांक हो गया μ1। और जो ग्लास है, अब रेयरर मीडियम हो गया विरल माध्यम। ये क्या हो गया, विरल माध्यम। डेंसर मीडियम हमने पढ़ा हुआ है सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्योंकि जो ग्लास जो होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। और ठोस कब होते हैं, जब उसके कण क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इसलिए उनके कण पास है, इसलिए क्या है, डेंसर है। हवा जो है उसके कण दूर है, इसलिए क्या है, ये विरल है। तो जब किरण रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये फिर से ये दोस्तों, जैसे ये विरल हो गया, ये माध्यम विरल हो गया, ये माध्यम सघन हो गया, और ये ग्लास है वो यहीं तक है। इसके बाद में फिर से क्या आ गई, हवा आ गई। अब जब किरण विरल माध्यम से, देखिए किरण कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो वो अभिलंब की ओर घूम जाएगी। इसको जाना तो क्या चाहिए, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाकर ये किधर घूम गई, अभिलंब की ओर घूम गई। अभिलंब की ओर घूमने के कारण अब ये जो आपतित किरण है इसको तो बोल देंगे, इस किरण को तो बोल देंगे आपतित किरण। जैसा कि हमने पिछली बार बोला था, ये तो हो जाएगा आपतित किरण। और आपतित किरण और ये हो जाएगा अभिलंब n। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया, ये हो जाएगा अभिलंब n। तो आपतित किरण और अभिलंब जो कोण बनाएंगे उसको तो बोलेंगे कोण I, यानी लिख लेना दोस्तों, कोण I हो जाएगा आपतन कोण। और जो ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण जो है वो कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, कोण R। ये अपवर्तित किरण कोण R बनाएगी। तो कोण I हो गया आपतन कोण, कोण R हो गया अपवर्तन कोण। अब देखिए दोस्तों, जब ये किरण वापस सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वेग बढ़ जाएगा तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो एक तो ये कोण देखिए और एक
ये वाला कोण देखिए, तो आपको अंतर मालूम हो जाएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तब तो वो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो ये वाला कोण कम हो गया। और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तब ये कोण ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अभिलंब से क्या जा रही है, दूर जा रही है। और अभिलंब से दूर जा रही है यानी क्योंकि उसका वेग बढ़ रहा है। अब ये जो किरण है, ये किरण इसके लिए किसका काम करेगी, आपतन का काम करेगी, इसलिए इसको आई डैश से डिनोट कर दिया। और ये किरण किसका काम करेगी, अपवर्तन का काम करेगी, तो इसको आर डैश से डिनोट कर दिया। तो ये पूरा चित्र हो गया है। ये चित्र पूरा आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये वाली किरण जो है वो सीधी सीधी ऐसे चली जाती। अगर अपवर्तन नहीं होता, लेकिन अपवर्तन हो रहा है, तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो दूरी आ गई है, इस दूरी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, ये जो दूरी है इस दूरी को हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी गमन करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो किरण है ये इस सतह पर, इस कांच वाली सतह पर तिरछी आ रही है और तिरछी आने के कारण अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन होना क्या चाहिए, जो हमारे पास माध्यम होना चाहिए वो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम के लिए हमने इधर भी देखा था, माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो परिभाषा हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी गमन करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम, तो जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के नियम है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारा एक पारदर्शी माध्यम, ये हो गया अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया, ये हो गई आपतित किरण। तो ये आपतित किरण कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है, और यहीं से किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो सब कुछ काम इसी पॉइंट पे हो रहा है, या बोल सकते हैं इसी तल पर हो रहा है। जैसे एक ये तल है, इधर से किरण आई और इधर से किरण चली गई, ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये डायग्राम में दोबारा से बना देता हूँ। ये एक तल है, तो किरण इधर से आ रही है और ये अभिलंब है और किरण इधर से चली गई। तो ये तीनों क्या है, एक ही तल में होंगे। तो पहला जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये नियम हमने परावर्तन में भी पढ़ा था और यही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। दूसरा नियम स्नेल्स लॉ। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, स्नेल लॉ, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसे लिखेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये है हिंदी में इसका नाम, और इंग्लिश में हो जाएगा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक नियम दिया था। वो क्या था, वो ऐसा था कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो ज्या इंग्लिश में बोलते हैं साइन, यानी आपतन कोण यानी आई, कोण आई की ज्या यानी साइन आई, साइन आई। अपवर्तन की ज्या यानी साइन आर। इनका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये बताया था स्नेल ने। तो परिभाषा के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण होता है कोण आई, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक, और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक हर जगह काम आ रहा है। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि अपवर्तनांक हमारे सिलेबस में ही नहीं है,
लेकिन ये अपवर्तनांक सिलेबस में है और हमें आना ही चाहिए, ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। दूसरा, अपवर्तनांक की परिभाषा हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और अपवर्तनांक हमने यही पढ़ा था μ2/μ1। कब? तो जब ये ग्लास हो गया, ये हवा का अपवर्तनांक μ1 है और ग्लास का अपवर्तनांक μ2 है, तो जब एक हवा से किरण किस में आएगी? ग्लास में, यानी शीशे में आएगी, तो इसको मोड़ कौन रहा है? ये ग्लास मोड़ रहा है, और ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? μ2। तो म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1, यानी किसका अपवर्तनांक? ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, है ना। तो ये μ2/μ1 लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये sin I/sin r है। अब वज्र गुणा कर देते हैं, तो sin μ1 sin I और μ2 sin r, तो ये हो जाएगा हमारा स्नेल्स लॉ, नियम। स्नेल का नियम कि आपतन कोण की जगह और अपवर्तन की कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के नियम से ये आ जाएगा μ1 sin I बराबर μ2 sin r। अब यदि आपतित किरण सतह के लंबवत हो, हमने अपवर्तन में वैसा पढ़ा है कि किरण जो है वो तिरछी आनी चाहिए, तिरछी नहीं आकर सतह के क्या जाए? लंबवत। जैसे ये ग्लास हो गया, ये अभी लंब हो गया, ये किरण क्या आ रही है? सतह के लंबवत। ये सतह है और इसके क्या आ रही है? लंबवत। इससे पहले हमने परिभाषा में बोला कि किरण कैसी आनी चाहिए? तिरछी आनी चाहिए, लेकिन तिरछी नहीं आ रही है, वो क्या आ रही है? सतह के लंबवत आ रही है। तो क्या होगा? तो सतह के लंबवत आएगी तो I बराबर क्या हो गया? 0। आपतन कोण क्या हो गया? 0। यदि ये सतह है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो कोण कितना होता है? I। लेकिन अब वो किरण भी किधर आ रही है? इधर ही आ रही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 0। तो I बराबर क्या हो गया? 0। तो ये जो किरण है ये सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin r, ये स्नेल का नियम हमने अभी पढ़ा है ही, और I बराबर क्या रखेंगे? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0, यानी ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 0। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 0। μ2 बराबर sin r। अब μ2 बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास जो है या कोई भी सतह होगी उसका अपवर्तनांक 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा ही होगा। तो sin r बराबर क्या हो जाएगा? 0। sin r बराबर 0, तो r बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, यानी अभिलंबवत अगर आएगी तो I भी 0 रहेगा और r भी 0 रहेगा, यानी वो सीधी आएगी और सीधी चली जाएगी। तो मार्ग में विचलन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों गति जरूर प्रभावित होगी। नोट कर लेना, मार्ग में विचलन नहीं होगा लेकिन गति प्रभावित होगी यदि आपतित किरण सतह के लंबवत है। अब ये नोट हमें लिखना है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम में कण दूर दूर है, सघन माध्यम में कण पास पास है, तो विरल से सघन में आएगी तो वेग कम हो जाएगा, और वेग कम हो जाएगा तो किधर आ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा और जिससे किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, हम चित्र बनाते हैं। ये तो हो गई सतह, ये किरण आ रही है और ये किधर से आ रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो किधर आ जाएगी? अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो I तो कोण ये हो गया और R कोण ये हो गया, तो यहाँ पर कोण I का मान ज़्यादा होगा और किससे? कोण R से। पहले वाले केस में कोण I का मान ज़्यादा होगा कोण R से। तो हमारे उदाहरण भी है और ऐसा पूछा भी जाता है, अगर कोण I का मान R के मान से ज़्यादा है, मतलब घुमा के उल्टा पूछा जा रहा है कि I का मान R के मान से ज़्यादा, यानी आपतन कोण ज़्यादा है, अपवर्तन कोण कम है। तो अपवर्तन कोण कब होता है? जब विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में आती है। जस्ट इसका उल्टा, अब किरण किधर से आ रही है? सघन माध्यम में से आ रही है। सघन माध्यम में से किरण आएगी तो वो किधर जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। ये I है और ये R है। इस केस के लिए I का मान कम हो जाएगा और R का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब वो दूर जा रही है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यानी R अगर बड़ा है
अपवर्तन कोण अगर ज़्यादा है, इसका मतलब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये है सारा का सारा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।